आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम रोज देखते हैं पर शायद उस पर ज्यादा गौर नहीं करते। ठोस, द्रव और गैस। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी जगह से, एक ग्लास में पिघलती हुई बर्फ। बिल्कुल सही शुरुआत है। अच्छा, तो बर्फ का पिघलना, ये शायद सबसे पहला विज्ञान का पाठ है जो हम अनुभव से सीखते हैं। सही बात है। ठोस से द्रव बनना, हमारे नोट्स में इसके लिए एक खास शब्द है, संगलन, मतलब फ्यूजन। पर ये सिर्फ बर्फ के पिघलने से तो कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। संगलन या पिघलना एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है और इसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत दिलचस्प है। अच्छा। सोचिए कि एक ठोस जैसे बर्फ, उसके अणु एक बहुत ही अनुशासित सैनिक की टुकड़ी की तरह अपनी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। एक फिक्स्ड पैटर्न में। हाँ, वो हिलडुल सकते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। जब हम उससे गर्मी देते हैं तो हम एक्चुअली उन अणुओं को एनर्जी दे रहे हैं। तो जैसे सैनिकों को म्यूजिक सुना दिया हो। एकदम सही। वो अपनी जगह पर ही और तेजी से नाचने लगते हैं। और फिर एक पॉइंट आता है जब म्यूजिक इतना तेज हो जाता है कि अनुशासन टूट जाता है और सब अपनी अपनी मर्जी से घूमने लगते हैं। क्या बात है, एकदम सही उपमा है। वही ब्रेकिंग पॉइंट, उस चीज का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस तापमान पर अणुओं के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वे एक दूसरे का हाथ छोड़कर बहना शुरू कर देते हैं और द्रव ठोस में बदल जाता है। अच्छा, तो गर्मी बढ़ाने से अणु बिखर जाते हैं। ये तो सीधा लगता है, पर मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या इसका उल्टा भी उतना ही सीधा है? मतलब जमना? हाँ, जब हम फ्रीजर का दरवाजा बंद करते हैं और गर्मी को बाहर निकालते हैं, तो क्या अणु वापस अपनी जगह पर आकर जम जाते हैं? हमारे स्रोत इसे जमना या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में हाँ, ये प्रक्रिया ठीक उल्टी होती है। अच्छा। जब हम गर्मी निकालते हैं तो हम अणुओं से उनकी एनर्जी छीन रहे हैं, मतलब म्यूजिक बंद हो रहा है। हाँ। वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, उनकी गति कम हो जाती है और वे एक दूसरे के करीब आकर फिर से उसी अनुशासित संरचना में बंध जाते हैं। तो पानी के अणु जमकर बर्फ का क्रिस्टल बन जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। ओह। कभी कभी अगर ठंडा करने की प्रक्रिया बहुत बहुत तेज हो तो अणुओं को अपनी सही जगह पे जमने का मौका ही नहीं मिलता और वे जहां के तहां फंस जाते हैं। अच्छा। इससे क्रिस्टल की जगह शीशे जैसी कोई चीज बन सकती है। लेकिन हाँ, हमारे रोज के अनुभव में जमना पिघलने की एक सटीक उल्टी प्रक्रिया है। वाह, तो फ्रीजर में बर्फ का जमना असल में अणुओं का वापस अपनी परेड में लौटना है। चलिए अब परेड से रसोई की तरफ चलते हैं। ठीक है। मैंने पानी का बर्तन गैस पर चढ़ाया, पानी गर्म होता है और फिर उबलने लगता है और हम देखते हैं कि भाप उठ रही है। द्रव से गैस, लेखों में इसे वाष्पीकरण या वेपराइजेशन कहा गया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बारीकी है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वाष्पीकरण दो तरीकों से होता है। दो तरीके। हाँ। एक है उबालना, बॉइलिंग, जो हम चाय बनाते वक्त देखते हैं। ये तब होता है जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस तापमान पर अणुओं में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वे ना सिर्फ सतह से बल्कि पानी के अंदर से भी बुलबुलों के रूप में गैस बनकर बाहर निकलने लगते हैं। हाँ, वो बुलबुले जो दिखते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत तेज और जोरदार प्रक्रिया है। एक मिनट, आपने कहा दो तरीके, तो दूसरा तरीका क्या है? मुझे याद है स्रोत में गीले कपड़ों के सूखने का भी जिक्र था। वो तो 100 डिग्री पर नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा तरीका है वाष्पन या एवापोरेशन। अच्छा। ये हर तापमान पर होता है। फर्श पर फैला पानी, गीले कपड़े या झील का पानी, ये सब बिना उबले ही धीरे धीरे भाप बनते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि द्रव की सतह पर मौजूद कुछ ज्यादा एनर्जी वाले अणु बस हवा में उड़ जाते हैं। ओह। ये एक धीमी और शांत प्रक्रिया है। उबलना एक तरह का हंगामा है, जबकि वाष्पन एक खामोश पलायन है, पर दोनों का नतीजा एक ही है। द्रव का गैस में बदलना। वाओ, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। मैं हमेशा सोचती थी कि पानी को भाप बनने के लिए उबलना ही पड़ता है। नहीं। अब इसकी उल्टी प्रक्रिया पर आते हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जादुई है। संघनन। हाँ, कंडेंसेशन। गैस का वापस द्रव बनना। मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। जब भी मैं फ्रिज से कोक की ठंडी बोतल निकालती थी तो उसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आ जाती थीं। हाँ हाँ, होता है। मुझे हमेशा लगता था कि बोतल में शायद कोई छोटा सा छेद है और कोक बाहर रिस रहा है। ये लगभग हर किसी का अनुभव है और ये संघनन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। यहाँ जादू ये है कि वो पानी बोतल के अंदर से नहीं बल्कि हवा से आता है। हवा से?
कैसे? हमारे चारों ओर की हवा में हमेशा पानी के अदृश्य अणु गैस के रूप में घूमते रहते हैं। नमी जिसे कहते हैं। हाँ, जलवाष्प या नमी। जब ये गर्म और एनर्जी से भरी जलवाष्प आपकी ठंडी बोतल की सतह से टकराती है तो सतह उसकी गर्मी छीन लेती है। तो उन गैस अणुओं का म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है। बिल्कुल। एनर्जी खोते ही वे धीमे पड़ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और गैस से वापस द्रव की बूंदों में बदल जाते हैं। और वही बूंदें हमें बोतल पर दिखाई देती हैं। वही बूंदें। यही प्रक्रिया बड़े पैमाने पर आसमान में होती है। जब गर्म नम हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है तो जलवाष्प संघनित होकर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें बनाती हैं। और उन्हीं बूंदों से बादल बनते हैं। और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में नीचे गिर जाती हैं। ये सचमुच एक अहापल है। यहां तक तो सब ठीक है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, एक सीधा रास्ता है। लेकिन मेरे हाथ में जो ये स्रोत हैं वे एक ऐसी प्रक्रिया का जिक्र करते हैं जो इस सीधे रास्ते को तोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज बीच का स्टेशन यानी द्रव अवस्था को छोड़कर सीधे अपनी मंजिल पर पहुंच जाए? ठोस से सीधे गैस? हाँ, ठोस से सीधे गैस। हाँ, और यहीं पर विज्ञान सच में हैरान करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन? ये उन पदार्थों के साथ होता है जिनके अणुओं के बीच का बंधन इतना अनोखा होता है कि जब उन्हें एनर्जी दी जाती है तो वे पिघलकर बहने के बजाय एक साथ इतनी एनर्जी पा लेते हैं कि सीधे आजाद होकर गैस बन जाते हैं। मतलब वे द्रव अवस्था में रुकना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल। स्रोत में इसका सबसे आम उदाहरण दिया है कपूर का। हम सबने देखा है कि आरती में जब कपूर जलाते हैं तो वो पिघलता नहीं है, कोई लिक्विड पीछे नहीं छोड़ता, वो बस गायब हो जाता है। हाँ, एक खास महक छोड़कर। कपूर इसका एक क्लासिक उदाहरण है। एक और बहुत मजेदार उदाहरण है ड्राई आइस। ओह हाँ, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपने उसे अक्सर स्टेज शो या पार्टियों में धुएं जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए देखा होगा। हाँ, वो बर्फ जैसी दिखती है पर गीली नहीं होती, क्योंकि जब वो गर्म होती है तो पिघलकर पानी नहीं बनाती बल्कि सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। इसीलिए उसे सूखी बर्फ कहते हैं। स्रोत में ये भी लिखा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मुझे लगता था ये बस एक अनोखी बात है, पर इसका इतना महत्व क्यों है? इसका महत्व इसके प्रैक्टिकल उपयोगों में छिपा है। जैसे कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कुछ खास तरह की इंक को ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल करके टी शर्ट या मग पर ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा। गर्मी से स्याही सीधे गैस बनती है और कपड़े के रेशों में जाकर जम जाती है, जिससे डिजाइन कभी नहीं निकलता। वाह। यहां तक कि फूड इंडस्ट्री में फ्रीज ड्राइंग भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। इसमें फल या कॉफी जैसी चीजों से पानी को पहले जमाया जाता है और फिर वैक्यूम में उसे सीधे भाप बनाकर निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे खाना हल्का हो जाता है और सालों तक खराब नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना इसी तरह तैयार किया जाता है। ये तो कमाल है। मतलब मेरी कॉफी और टी शर्ट के डिजाइन के पीछे भी यही विज्ञान है। अब जाहिर है मेरे मन में इसका उल्टा सवाल भी आ रहा है। अगर कोई ठोस सीधे गैस बन सकता है तो क्या कोई गैस भी द्रव बने बिना सीधे ठोस में बदल सकती है? स्रोत में इसके लिए भी एक नाम है, निक्षेपण, डेपोजिशन। ये ऊर्ध्वपातन की ठीक उल्टी और उतनी ही सुंदर प्रक्रिया है। इसमें जब गैस के अणु किसी बहुत ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं तो वे अपनी एनर्जी इतनी तेजी से खोते हैं कि उन्हें द्रव अवस्था में रुकने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो सीधे जम जाते हैं। हाँ, वे सीधे एक ठोस क्रिस्टल की संरचना में जम जाते हैं। स्रोत में इसका एक बहुत ही काव्यात्मक उदाहरण दिया गया है, पाला जमना, फ्रॉस्ट। सर्दियों की सुबह में जब हम बाहर देखती हूँ तो पत्तियों और खिड़कियों के शीशों पर बर्फ की एक पतली सुई जैसी क्रिस्टल की परत जमी होती है। यह जमी हुई ओस नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओस तब बनती है जब जलवाष्प पहले पानी की बूंदों में बदलती है और फिर जमती है। अच्छा। लेकिन पाला तब जमता है जब सतह का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे होता है। ऐसे में हवा में मौजूद जलवाष्प पानी बनने का चरण छोड़कर सीधे बर्फ के खूबसूरत क्रिस्टल के रूप में जम जाती है। वाह। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको 6 कोणों वाले अद्भुत पैटर्न दिखाई देंगे। और स्रोत में अमोनियम क्लोराइड का भी उदाहरण है। हाँ, ये प्रयोगशाला में इस प्रक्रिया को साफ साफ देखने का एक कंट्रोल्ड तरीका है। आप गर्म वाष्प को एक ठंडी सतह पर भेजते हैं और देखते ही देखते वहां सफेद पाउडर जैसा ठोस जमने लगता है, बिना एक भी बूंद तरल बने। ये प्रकृति के सबसे शांत और रचनात्मक क्षणों में से एक है। बिल्कुल, जहां गैस सीधे एक सुंदर ठोस रूप ले लेती है। तो इन सब प्रक्रियाओं को एक साथ देखें तो दिमाग थोड़ा चकरा जाता है। संगलन, जमना, वाष्पीकरण, संघनन।
ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। हाँ, इतने सारे नाम। इन सबको एक साथ समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। अगर हम इन 6 आमों के जाल से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखें तो ये असल में सिर्फ 3 जोड़ियों का खेल है। 3 जोड़ियों का? हाँ, जो एक दूसरे की उल्टी हैं। हाँ। ये उन्हें याद रखना बहुत आसान बना देता है। बताइए। पहला जोड़ा है संगलन, यानी पिघलना और जमना। ठोस और द्रव के बीच। हाँ, एक में गर्मी दी जाती है, दूसरे में ली जाती है। दूसरा जोड़ा है वाष्पीकरण और संघनन। बिल्कुल। और तीसरा, हमारा सबसे अनोखा जोड़ा, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ठोस से गैस और गैस से ठोस। ये वो जोड़ा है जो बीच वाले पड़ाव पर रुकता ही नहीं। एकदम सही। तो ये 3 अलग-अलग रास्ते हैं जिन पर पदार्थ चल सकता है, और ये सब हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। हर एक पल। सुबह की चाय में पानी का उबलना वाष्पीकरण है, नहाने के बाद शीशे पर भाप का जमना संघनन है, फ्रीजर में बर्फ का बनना जमना है, और सर्दियों में खिड़की पर पाले का जमना निक्षेपण है। हम इन प्रक्रियाओं के एक महासागर में जी रहे हैं, बस हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो आज की बातचीत में हमने पदार्थ के रूप बदलने के इन छिपे हुए नियमों को समझा। हमने बर्फ के पिघलने और जमने जैसी रोजमर्रा की प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान को जाना।